हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपको ये हमारी जो नई सीरीज है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की पसंद आ रही होगी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। ये तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन आज वो क्या टॉपिक होना चाहिए सर जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है और जो ज़रूर हम एग्जाम में जाने से पहले देख के जाएंगे और जिसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीखेंगे। तो देखिएगा, स्टीरियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है ब्यूटेन गॉश इंटरैक्शंस का। ब्यूटेन गॉश इंटरैक्शंस, यहां से भी सीएसआईआर नेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत हिट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, हर एक दूसरे साल में, मतलब हर एक अल्टरनेट ईयर्स में या फिर हर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। सर ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन होता क्या है, कैसे इसे फाइंड करते हैं, क्या एग्जांपल्स होंगे, अभी मैं इनको कराऊंगा। लेकिन एक बारी मैं ये लास्ट वाली वीडियो का जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेता हूँ। आप सबके कमेंट से मैंने गो थ्रू किया था, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया था, कुछ लोग फंस गए थे, पर कोई नहीं, अभी हम सीख ही रहे हैं भाई। देखिएगा, मैंने क्या बोला था, ऐसे एडवांस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें पायलट एटम पहचानना होता है। यानी अगर इस CH2 की बात करूं तो यही हमारा पायलट एटम होगा। पायलट एटम होते क्या है, वो पहला एटम जो आउट ऑफ प्लेन जाए सर, तो ये वाला एटम भी क्या होगा, पायलट एटम होगा। आप किसी भी सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने ऊपर वाली सेंटर से स्टार्ट किया तो सल्फर को 1, इसे 2, तो इसे क्या नंबर देंगे, 3 देंगे सर। रोटेशन चेक करिए सर, 1 से 2 और 2 से 3, ये रोटेशन क्लॉकवाइज होने के कारण हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन का मॉलिक्यूल बुलाएंगे। उसी के बाद सल्फर का 1, इसका सेकंड और इसका थर्ड, 1 से 2 और 2 से 3, फिर से देखिए 1 से 2 और 2 से 3, ये भी एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो चाहे आप ऊपर से करें चाहे आप नीचे से करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर ही आनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन की कि ये कैसे काउंट किए जाते हैं और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो क्या करेगा ना, वो आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स बना के देगा कि तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बोलेगा बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, उसने चेयर फॉर्म में कुछ मॉलिक्यूल्स बना के दे दिया हमें, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये 4 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं हम चेयर फॉर्म में, और उन्होंने हमसे सीधा सीधा पूछ लिया कि बताइएगा कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर वगैरह आपसे पूछ लेगा कुछ इस तरीके से। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4। अभी मैं बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन का, जहां सिंपली आपसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछेगा। अब इसमें हमने बचपन से ये सीखा है सर कि बल्कि ग्रुप्स एक्सियल पे नहीं होते हैं। अब भाई क्यों नहीं होते हैं ये भी तो जानने की कोशिश करो। ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस के वजह से जितने भी 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस होते हैं उन्हें हम ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस में काउंट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे सर, देखिएगा। अब मैं आपको काउंट करना सिखा रहा हूं। तो इस सेंटर पे CH3 एक्सियल पे लगा हुआ था, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इस CH3 और इस हाइड्रोजन, इस CH3 और इस हाइड्रोजन, यानी 2 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं। ये तो इक्वेटोरियल पे लगा है, तो कोई भी 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन तो नहीं होगा सर। और देखिएगा इस सेंटर पर CH3 है सर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, यानी इस मॉलिक्यूल में भी 2 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन। जब आप थर्ड वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो CH3 लगा है वो इन दोनों के बीच में रिपल्शन करेगा, तो 1 और 2, और जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी तो इसी तरीके से सर 3 और 4, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस हैं। यहाँ पर CH3 तो एक्सियल पे है ही नहीं, इसका मतलब इसके अंदर 0 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस हैं। बस एक बार ये पता लग गए तो कहानी आसान है, ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो बिना इसके भी कर सकते थे, अभी तो कर लोगे। जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएगा आप स्ट्रगल कर जाओगे। फिर इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ है और सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड। ये आपका कंप्लीट स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा।
बोलेंगे भाई बात समझ में आ रही है सर? आ रही है। वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल देके भी आपसे पूछ सकता है कि बताएं ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन कितने होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, आपको वो भी काउंट करने आना चाहिए। आप नेट का पेपर देख लें, आप लेटेस्ट गेट का पेपर देख लें, दोनों ही एग्जाम्स में इनफैक्ट क्वेश्चन ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन के ऊपर आए हुए हैं। नेट इनफैक्ट कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका मतलब इनकी काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। आप किसी भी मॉलिक्यूल में ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन काउंट कर पा रहे हैं या नहीं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल बताता हूं, आप देखिएगा। मैंने इस सेंटर पर CH3 लगा दिया और इस सेंटर पर CH3 लगा दिया। अब मेरे से सिंपल क्वेश्चन आ गया कि इसमें हाउ मेनी ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, ये पूछ लिया। तो क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? वीडियो पॉज करें और पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, इस एग्जांपल को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पहले आपने ये जरूर पहचान लिया कि सर इस CH3 और इस CH3 और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन है, लेकिन आंसर तो सर 3 आ रखा है। आखिर वो तीसरा कौन सा है जो आप मिस कर रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा, जब भी मैं 1-2 सेंटर्स पे CH3 ग्रुप्स लगाता हूं तो आपको एक ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन मिलेगा। अगर आप अपनी आई को यहां प्लेस करके देखेंगे तो आपको एक कार्बन दिखाई देगा। सर नीले रंग का कार्बन दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सर मेरे राइट में एक CH3 जा रहा है, मेरे लेफ्ट में एक रिंग का पार्ट और मेरे नीचे एक हाइड्रोजन। सर मेरे ऊपर एक CH3 सेंटर है, मेरे इधर एक रिंग का पार्ट है और इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन है। अरे भाई, इस हाइड्रोजन को क्यों भूल जा रहे हैं? अगर दो CH3s एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, गॉश फॉर्म में होते हैं, तो इनके बीच में एक रिपल्शन जिसे ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन के नाम से काउंट किया जाएगा। इस वजह से इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 है। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे आप कि जब भी मैं 1-3 डाइएक्सियल रिपल्शंस काउंट करता हूं तो CH3 और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन देखता हूं, लेकिन जब भी 1-2 रिस्पेक्ट में देखता हूं तब इनके बीच में कोई रिपल्शन काउंट नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखें, यहां मोस्ट ऑफ द लोग गलती कर जाते हैं, वो इसको भी काउंट कर लेते हैं ना। 1-2 रिस्पेक्ट में चीजें प्रेजेंट होंगी तो कभी भी इनके बीच में रिपल्शन काउंट नहीं करते हैं। CH3 और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हमेशा सिर्फ एक्सियल सेंटर्स पे ही काउंट किया जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि एक्सियल सेंटर पे जब CH3 अपनी बाहें फैलाता है तो वो जाके हाइड्रोजन से टकरा जाता है, लेकिन जब मैं इक्वेटोरियल सेंटर पे रखता हूं तो ऐसा नहीं होता है, यानी उनके बीच में रिपल्शन नहीं लगती। देख के तो लग रहा है सर, पर ऐसा होता नहीं है। क्या तुमने कभी भी जब एंटी फॉर्म बनाया था न्यूमैन प्रोजेक्शन में, याद करना, अगर मैं इस सेंटर पे CH3 और इस सेंटर पे CH3 रखूं, आपने कभी इनके बीच में रिपल्शन काउंट किया था? नहीं सर, नहीं किया था। ये वही तो है, जब मैं इनको इस बॉन्ड के अलोंग न्यूमैन में कन्वर्ट करके देखता हूं तो देखना जरा, क्या ये हाइड्रोजन और CH3 में रिपल्शन होगा? नहीं, तो तुम कैसे इन दोनों में काउंट कर सकते हो? बात तो समझ में आ रही है सर। इसका मतलब कब काउंट करना है? सिर्फ 1-3 डाइएक्सियल रिपल्शंस में ही CH3 और हाइड्रोजन में काउंट करना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लगेगा। देखो, एक द फेमस क्वेश्चन कराता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप नेट में देख सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ एक आइसोप्रोपिल और इस पे CH3 लगा दिया, वो आपको क्या करेगा, इनके फॉर्म्स बना के दे देगा। देखना, मैं इस मॉलिक्यूल को चेयर फॉर्म में ले लेता हूं, इस सेंटर पे अबव द प्लेन आइसोप्रोपिल ग्रुप और यहाँ CH3 लगा दिया। इसी का एक और फॉर्म ले लेते हैं, चलना, ऑक्सीजन लगा लिया और इस सेंटर पर ऑक्सीजन लगा लिया, आइसोप्रोपिल और इस सेंटर पर CH3 लगा लिया। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, या पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, कमेंट वाला होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है आपको। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं, इतिहास उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर देख लो। और ये सब ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन के ऊपर ही होते हैं। बेसिक तो हमेशा यही रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं। और इसी का एक दूसरा फॉर्म भी मैं आपको बना के दे रहा हूं।
वो कुछ इस फैशन में है, आपको तो सिर्फ स्टेबिलिटी ही कंपेयर करनी है। CH3 और इस सेंटर पे आइसोप्रोपिल, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड बोल दिया। हमसे बोल दिया स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। ध्यान से देखना, इस सेंटर पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है सर, ये इस ग्रुप के साथ और इस ग्रुप के साथ रिपल्शन करेगा, जबकि इस सेंटर के केस में लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स और CH3 के बीच में किसी भी तरह का रिपल्शन नहीं है। लोन पेयर्स कोई डेफिनेट एरिया या डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, तो वो CH3 एटम के साथ रिपल्शन नहीं करेंगे, यानी हम इनमें किसी भी तरह का रिपल्शन काउंट नहीं करेंगे सर। और यहाँ तो आइसोप्रोपिल ग्रुप CH3 के साथ जबरदस्त रिपल्शन कर रहा है, क्लियर कट है, सेकेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपकी आंखें खोल देगा। दूसरे क्वेश्चन में बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल एक्सियल पे है सर, तो कुछ लोग आंख बंद करके सीधा इसको टिक मार देंगे। भाई थम तो जाइए, आपने ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, लगा के देखिए। सर इस सेंटर पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ CH3, एक और दो, एक रिपल्शन यहाँ पर, दूसरा रिपल्शन यहाँ पर। अभी मैंने जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया है, लोन पेयर्स कोई डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, यानी इनके बीच में रिपल्सन कंसिडर ही नहीं करना। इसका मतलब क्या जो मैं सोच रहा हूं वो हो गया है सर? क्या आइसोप्रोपिल एक्सियल पे ज्यादा स्टेबल हो गया है? सच्चाई यही है, हो गया है स्टेबल। आज तक जो चीज तुमने रट्टा मार रखी है कि सर एक्सियल पे बल्कि ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? यही 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस, या बोले तो ब्यूटेन गॉश इंटरैक्शन। अब चूंकि मैंने लोन पेयर ले लिया है तो मामला है ही नहीं रिपल्शन का, तो काहे का 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन और काहे की एक्सियल पे अनस्टेबिलिटी, ये रहेगा यहाँ स्टेबल, कोई समस्या नहीं है इसे। यहाँ तो दो दो रिपल्शन लग रहे हैं सर, इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, यहाँ किसकी थी, सेकंड की। बात समझ में आ रही है? तो ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के सवाल आपसे बन सकते हैं। और भी एक दो करवाता हूं आपको, देखिएगा। लेट सपोज मेरे पास यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये सारे ही क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन के ऊपर। मैंने डेकालीन सिस्टम ले लिया और आपके सामने एक सिस डेकालीन बना ली और एक ट्रांस डेकालीन बना ली, ठीक है। इस सेंटर पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आपसे पूछा बताइए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, किसमें कितने ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस हैं? मैं स्टेबिलिटी नहीं पूछूंगा क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है, आपने रट्टा मार रखा है ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सवाल ये आया ही नहीं, सवाल तो ये आया कि इसमें कितने ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस हैं और इसमें कितने ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस हैं। क्या जवाब देंगे आप, बताएं। सोचना पड़ेगा सर, बना के देखना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप इसे चेयर फॉर्म में बनाइए। एक रिंग गई चेयर में, ये रहा सर, इस सेंटर पर हाइड्रोजन और इस सेंटर पर। अब ध्यान से देखिए, क्या हाइड्रोजन्स एक्सियल पे लगे हाइड्रोजन्स के साथ रिपल्शन करेंगे? सर हमने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है कि रिपल्शन करेंगे। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जीरो ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं। अद्भुत। फिर कहानी आती है सिस रिंग्स की। आखिर इसमें कैसे चेक करें सर? इसको बनाना पड़ेगा, सिस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आइए पहले इस वाली रिंग को चेयर में बना लेते हैं। कहीं से भी जाएं आप, चीजें वैसे ही सेम होने वाली हैं। सर इस सेंटर पे एक अबव द प्लेन हाइड्रोजन और इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन, जो बच गया सर उसको जोड़ के एक रिंग बनानी पड़ेगी। सर एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल से पैरेलल एक बॉन्ड खींचिए एक्सियल के, लाके दोनों को जोड़ दीजिए। ये जो तैयार हुई है आपके सामने, ये एक सिस डेकालीन है। इसके अंदर कितने ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस होंगे? जरा इस सफेद सेंटर को देखना, यहाँ पर CH2 जब अपनी बाहें फैलाता है तो ये बिल्कुल एक्सियल सेंटर की तरह नहीं बिहेव कर रहा क्या? हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है। अगर इस सफेद सेंटर पे नीचे एक CH3 लगाते थे तो वो भी बाहें फैला के हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन करता था। तो क्या CH2 नहीं करेगा? करेगा सर।
इसका मतलब इन सेंटर्स पे जो हमने हाइड्रोजन्स लगा रखे हैं, मैं अभी के लिए इन्हें हटा रहा हूं ताकि मैं आपको रिपल्शंस दिखा सकूं। तो सर इस हाइड्रोजन और इस CH2 में और इस हाइड्रोजन और इस CH2 में एक और दो ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन लग रहे हैं। क्या सिर्फ दो ही नहीं, एक और है, एक और है, और ये तीसरा ही इस एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेट कर देता है, पर हम होने नहीं देंगे। समझना, अगर इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और यहां से आगे 3 पे आ जाऊं, तो क्या ये वाला बॉन्ड कुछ एक्सियल की तरह नहीं बिहेव करेगा? इसके पास भी तो CH2s हैं जो बाहें फैलाएंगे तो टकरा जाएंगे सामने वाले CH2 से, यानी इन CH2 सेंटर और इस हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन है, जो कि तीसरे टाइप का ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन बनेगा। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस हैं। वो सवाल कैसे भी पूछ सकता है, वो पूछेगा बताओ इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ट्रांस में कितना रहता है? 0। सिस में कितना रहता है? 3। ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस। बात समझ में आ रही है? नेट ने तो यहां तक कर लिया, उसने क्या किया पता है? एक ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन की एनर्जी दे दी लेट सपोज x। तो इसमें 3 है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 3x। इसमें 0 है तो इसमें 0 हो जाएगी। सर बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें 0 ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन है तो ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी 0। अब डिफरेंस पूछ लिया एनर्जी का, पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, सवाल आ रखा है। अगर ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन ही काउंट करना नहीं आता तो एनर्जी कहां से काउंट करोगे? कैलकुलेट करेंगे सर, और डिफरेंस तो छोड़ ही दो। बात समझ में आ रही है? तो ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफी रिपीट हो रहा है, और स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते वक्त अगर ये नहीं समझा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा स्टीरियो में, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा टॉपिक्स नहीं है, इसके अलावा टॉपिक से पूछता है, पर यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं भाई, और रिपीट भी काफी होते हैं। देखिएगा, जब बात इतनी छिड़ ही गई है सर, तो एक एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं, और ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शंस कितने मिले हैं इन मॉलिक्यूल्स में। इस सेंटर पे अबव द प्लेन हाइड्रोजन और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, सॉरी CH3 लगा लो, हाइड्रोजन वाला तो कर लिया हमने। इन सेंटर्स पे अबव द प्लेन CH3 और अबव द प्लेन H। ट्रांसडेकालीन और सिस्डेकालीन, ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया था कि इन दोनों में ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन में डिफरेंस कितना होगा। आप लगाइएगा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पीछे काउंट करना सिखाया है थोड़ा बहुत, इनमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिक क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, मैंने करा दिया है आपको। उम्मीद करता हूं आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और डिटेल और डेप्थ में जानने के लिए आप मेरे से मिलिए कभी लेक्चर सीरीज में, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस आपके लिए लेते आऊंगा कि आपको आसानी हो समझने में कि ऑर्गेनिक से किस हिस्से से कहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। अभी हम सिर्फ 2 मार्कर्स के साथ डील कर रहे हैं, आगे आगे मैं 4 मार्कर्स के ऊपर भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। इसका सॉल्यूशन याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, बाय, टेक केयर।